नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिडल ईस्ट के संकट के बारे में, जो इतिहास और राजनीतिक दोनों दृष्टिकोण से पुराना और जो है पेचीदा भी है। आज की बात करें तो अयतुल्ला अली ख़ामेनी है, जो अमेरिकी जो हवाई हमले हैं, उनमें उनकी मौत हो चुकी है और यह ऑफ़िशियल न्यूज़ भी आ चुकी है कि राष्ट्रीय शोक की घोषणा से पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है। परिवार के अन्य सदस्य भी हैं, जो उसमें मारे गए हैं। तो दोस्तों जानते हैं कि आखिर क्या वजह है जो ये मिडल ईस्ट में अमेरिका इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है और इज़राइल और बाकी जो अरब कंट्रीज़ हैं इनके बीच में इतना संघर्ष क्यों होता है? इसके पीछे का इतिहास क्या है? जो आज इस मोड़ पे आके खड़ा हुआ है कि विश्व पूरा जो है गुटों में विभाजित हो सकता है और बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। यूएनओ जो है उन्होंने भी जो है कहा है कि हम याचना करते हैं कि आप युद्ध ना करें। तो क्योंकि अमेरिका जिस युद्ध में शामिल होता है, फिर उसकी स्थिति थोड़ी भयावह हो जाती है और उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इतिहास में जाएँ तो हमें कम से कम 40-45 साल पीछे जाना पड़ेगा, तब चीज़ें हमें समझ में आएगी कि 45-50 साल भी कह सकते हैं, 50 इयर्स बैक। तो एक तो सबसे बड़ी बात है 79। 1979 में एक रिवॉल्यूशन हुई ईरान में। एक जनविद्रोह था जिसमें वहाँ की शाही जो परिवार था उसको रज़ा पहलवी उनको गद्दी से हटा दिया गया, जिसको हम इस्लामी क्रांति भी कहते हैं। और एक जो है दूसरे जो वहाँ के नेता सर्वोच्च नेता चुने गए ख़ोमेनी करके। तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में इज़राइल जो है, इज़राइल का निर्माण हुआ, वह बड़ा ही विवादास्पद है आज दिन तक। तो इज़राइल का और इनका जो संघर्ष है वो इस बातों से है कि जो इज़राइल को नुकसान पहुंचाने वाले गुट हैं, हमास इत्यादि और भी आसपास के, तो उन देशों को जो है ईरान सहायता पहुंचाता है और इस वजह से इज़राइल उसको अपने अस्तित्व के संकट के रूप में देखता है। तो सीधी सी बात है कि मिडिल ईस्ट और आसपास के, क्योंकि पड़ोसी देश है, ज़्यादा दूर है नहीं ईरान और इज़राइल, तो इज़राइल और ईरान का तो सीधा कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन बात आती है कि अमेरिका की उससे क्या दुश्मनी है। तो 79 की क्रांति के बाद 80 में क्या हुआ कि एक जो दूतावास था अमेरिका का, उस पे कुछ ईरानी लड़के कब्जा कर लेते हैं और उसके बहुत सारे लोग जो होते हैं अधिकारी अमेरिकी, उनको लगभग एक सवा साल तक जो है बंदी बना के रखते हैं। वहां से जो है यह शुरू होता है। एक और बात है, 1974 में एक संधि है जो अरब कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज है उसके साथ, जो तेल का जो निर्यात होता है वहां से। तो अमेरिका जो वहाँ डॉलर डिप्लोमेसी चलाता है कि जो भी व्यापार होना चाहिए वो डॉलर में होना चाहिए, उसके बदले हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो उसके बाद में अमेरिका को यह भय है कि ईरान एक शक्तिशाली देश है और ईरान अगर उस क्षेत्र में ज़्यादा मजबूत होता है और अगर परमाणु शक्ति बनता है, तो हॉर्मुज की संधि जो है, जहाँ से मुख्यतः व्यापार होता है, वहाँ पे अगर उसने नियंत्रण पा लिया तो उसकी जो आर्थिक नीतियाँ और रणनीतिक नीतियाँ हैं वह प्रभावित होगी। यह अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद में बहुत सी ऐसी बात है कि इराक और ईरान का जो युद्ध था 80 से लेके लगभग 7-8 वर्ष तक, उसमें ईरान की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी और लगातार संघर्ष जो है मिडल ईस्ट अस्थिर ही रहा। 2015 तक हम आते हैं, तब जो परमाणु हथियारों को लेकर जो एक शंका थी कि मजबूत ना हो जाए ईरान, तो 2015 में एक संधि हो गई थी। तो उस संधि के तहत बराक ओबामा और मतलब 5 तो वो देश थे जो वीटो है और एक जर्मनी, 6 देशों और ईरान के बीच संधि हुई थी और ईरान ने कहा था कि हम पे जो प्रतिबंध लगे हैं, उस समय इराक ईरान युद्ध के समय जो प्रतिबंध लगे थे, उसको हटा दिया जाए व्यापार में और जो है हम कभी भी परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में 2018 में आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप की नीति थोड़ी अलग टाइप की रही है, जो किसी को समझ नहीं आती। 2023 में ईरान पर अमेरिका एक बार फिर से हमला करता है और कहता है कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार बना रहा है। और यह लगातार चलता रहता है।
इसके बीच में इज़राइल और अरब के देशों के बीच में मतलब फ़िलिस्तीन, हमास वह संघर्ष चलता रहता है और उसमें खुले तौर पे कई बार यह जो है स्टेटमेंट भी आते हैं कि जो ईरान है वह हमास को मदद कर रहा है, उसको हथियारों की सप्लाई कर रहा है। और इस वजह से है जो उस मिडल ईस्ट के हित है, जो अमेरिकी और इज़राइली हित है, वो प्रभावित होते हैं। यह सीधे-सीधे तौर पर जो है संघर्ष का कारण बनता है। अब संघर्ष और ज़्यादा तेज हो चुका है। ईरान और अमेरिका का एक ये भी पॉइंट है कि ईरान जो है उसकी मित्रता जो है वह उत्तरी अमेरिका से, रसिया से और चाइना से है और वह पारंपरिक रूप से अमेरिका के दुश्मन है। इस प्रकार से भी देख सकते हैं हम इसको। तो यह संघर्ष इतिहास से बहुत पुराना है इसका इतिहास और यह आगे भी चलने वाला है। क्योंकि यूएनओ जो है वह संस्था है तो ऐसी कि पूरा विश्व उसका सदस्य बना हुआ है, सारे महत्वपूर्ण जो देश है वह उसमें है, लेकिन जहाँ अमेरिका की बात आती है वहाँ हमने बहुत बार देखा है, जब भी चाहे इराक पे हमला हो, चाहे कोई भी ऑपरेशन होता है, तो उसमें अमेरिका के सामने जो है ज़्यादा चल नहीं पाती यूएनओ की और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे देश जो है अपन संधियों से अलग-अलग संधियों से जुड़े हुए होते हैं, तो वह सीधे तौर पे किसी का विरोध करते नहीं हैं और इस चक्कर में वह एक अप्रासंगिक और निरर्थक बनकर रह जाता है। तो हम देख रहे हैं कि अब ये कहाँ तक जाता है, लेकिन अब संघर्ष जो है वो भीषण तो होगा, नो डाउट क्योंकि वहाँ के जो राजनीतिक सत्ताधिकारी है उनकी मृत्यु होना, लेकिन एक और हम वहाँ के जो शाह है जो यहाँ से विस्थापित रज़ा पहलवी, उनका भी एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि ये जो अमेरिका कर रहा है यह कोई युद्ध नहीं है, यह कोई आम जनता को परेशान नहीं करेंगे, यह एक मानवीय हस्तक्षेप है क्योंकि ईरानी जो सर्वोच्च लीडर था जिसकी आज मृत्यु हो चुकी है अयातुल्लाह अली खोमेनी, वह लोगों पे अत्याचार कर रहा था, उनकी स्वतंत्रता छीन रहा था। क्योंकि बीच में 1-2 बार अभी जो हाल ही में 2025 में क्रांति हुई जिसमें जो है ये बुर्का नहीं पहनने को लेकर जो क्रांति हुई, महिलाएँ बाहर आई और उसमें कस्टडी में कुछ लोगों की हत्या हो गई या फिर मर गए, तो उसको लेकर भी एक जनता में जो है एक विद्रोह का रूप लिया था। उसको अच्छे से जो है अमेरिका ने भुनाया है और इज़राइल तो लगातार बना ही हुआ है क्योंकि इज़राइल के लिए अस्तित्व का प्रश्न है, अमेरिका के लिए अस्तित्व का प्रश्न नहीं है, अमेरिका के लिए व्यापार का प्रश्न है। तो अब नज़र बनी रहेगी, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, नमस्कार।